आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आमजन पर संकट आने वाले बजट की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि बजट का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि सामाजिक क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा। यह भी बात करेंगे कि जनता के सामने आगे क्या क्या चुनौतियां आने वाली है। 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। जब भी बजट पेश होता है तो दो पक्ष या दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक पक्ष बजट की तारीफ करता है, दूसरा पक्ष बजट के प्रावधानों का विरोध करता है। इस बार के बजट को कई लोग पिछले बजट की नकल कह रहे हैं, तो नकल में भी अकल न लगाने की भी चर्चा है। इस बारे में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने इसे हकीकत से बहुत दूर महज घोषणाओं का पुलिंदा कहा है। उन्होंने साफ कहा कि वित्त मंत्री ने एक उलझा हुआ बजट पेश किया है। इस बारे में जागरूक समाचार की टीम ने बजट को सरलता से समझने के लिए बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, जयपुर के निदेशक निसार अहमद से बातचीत की। सुनिए। बजट में जो हमें मुख्य समस्या जो दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है कि जो अभी कोरोना 2 साल कोरोना के बाद जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उन चुनौतियों को उस तरह से वो बजट उनको एड्रेस नहीं कर रहा, उनका सामना करता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है बेरोज़गारी, और सारे आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश में बेरोज़गारी बढ़ी है। जाहिर है काम धंधे बंद हो गए हैं, हो गए थे काफ़ी दिनों तक, और अभी भी सब खुले नहीं हैं कोरोना के कारण, और उसके पहले भी जो कुछ आर्थिक नीतियां थी उनकी वजह से भी। तो जो बेरोज़गारी बढ़ी है देश में, उसको देखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि बड़े बड़े जो सड़कें और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे वो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी या उनमें सबको रोज़गार मिल जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और एकदम से जो उद्योग धंधे बंद हुए हैं उनको अगर चालू करने की भी बात है तो उसमें भी 1-2 साल का समय भी लग सकता है। लेकिन उनको चालू करने के लिए जो ज़रूरी नीतियाँ हैं, जो ज़रूरी सपोर्ट है, वो भी देना पड़ेगा, तब चालू होंगे। लेकिन इमीडिएटली सरकार को शायद रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास हुआ, शहरी विकास हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, सामाजिक क्षेत्र के जो ये विषय हैं, इन पे सरकार को अपने वो बढ़ाना चाहिए था, खर्च एलोकेशन करना चाहिए था, आवंटन करना चाहिए था। तो वो हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट ऐसा कोई ख़ास नहीं बढ़ा है। नरेगा का बजट कम हुआ है, अगर पिछले साल का जो संशोधित अनुमान से तुलना करें तो कम हुआ है। पिछले साल के बजट से नरेगा का बजट कम रखा है। तो नरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इस संकट के टाइम पे लोगों को काफ़ी रोज़गार मिल रहा था उससे, तो उसका बजट कम होने से उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये है कि वो तो मांगने वाला विषय है कि उसमें तो अधिकार है कानूनी, लोग मांगेंगे तो सरकार को काम चलाना पड़ेगा। लेकिन उसमें बजट एलोकेशन कम करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो बजट एलोकेशन हुआ था उससे ज़्यादा खर्च दिखाया जा रहा है रिवाइज्ड बजट में। तो इसका मतलब कि मांग है उस योजना में, उस योजना में। फिर जो दूसरे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना या दूसरे जो ग्रामीण शहरी विकास की योजनाएं हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो उससे जो रोज़गार पे बहुत रोज़गार पैदा करने वाले जो कार्यक्रम नहीं चलते हुए दिख रहे हैं। फिर दूसरा जो होता है कि सरकार का जो खर्च होता है वो सब्सिडी के माध्यम से होता है। तो खाद्यान्न सब्सिडी, फूड सब्सिडी जिसको बोलते हैं, जिससे ये बहुत बड़ा पीडीएस वाला कार्यक्रम चलता है। तो पीडीएस वाले मतलब क्या है? ये मतलब है जो लोग कोटा से अनाज लेते हैं, एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज जो है, और उसमें 5 किलो अतिरिक्त अनाज ये कोरोना के दौरान मिल रहा था। तो वो अब लग रहा है कि उसका जो सब्सिडी कम किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद अब वो अतिरिक्त अनाज का वाला जो और आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। अभी जितनी जो घोषणा हुई है वो मार्च तक की है शायद, तो मार्च के बाद उसके बढ़ने की संभावना अब कम दिख रही है अतिरिक्त की। लेकिन वो कार्यक्रम जो रेगुलर कार्यक्रम है जिसमें 5 किलो अनाज एक व्यक्ति को मिलता है, वो तो चलेगा, और उसके लिए बजट की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए फूड सब्सिडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फूड सब्सिडी का कम होना चिंताजनक है। वो इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि
ये जो कार्यक्रम है अभी भी इसको 2011 की जनसंख्या को आधार मान के चलाया जा रहा है, जबकि ये 2022 चल रहा है। तो जो 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है उसको अगर हम आधार में जोड़ें और उसका 2/3 आबादी को देने का प्रयास करे सरकार, तो उसको ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कानूनी हिसाब से जनसंख्या के 2/3 लोगों को हाँ, राशन की दुकान से अनाज मिलना चाहिए। जी जी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। तो वो 2/3 2011 का, क्योंकि 2013 में कानून बना था, तो लेकिन अब कोर्ट बोल चुका है कि भाई आप देखिए कि 2000 अभी के वर्तमान जो, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है लेकिन एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन तो मालूम है कि किस गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अभी कितना हुआ होगा। हाँ, ये अंदाज यही है कि बिल्कुल, जनसंख्या की। जी जी। तो उस अंदाज के हिसाब से कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप इस पर विचार कीजिए कि आप वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से इसको लागू करें। तो अगर उसके हिसाब से लागू होगा तो काफ़ी लोगों को, अतिरिक्त लोगों को, जो लोग इसके दायरे में नहीं हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो वो चीज़ खाद, उसके लिए अगर वो उस पर काम करें तो फूड सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये है खाद के लिए जो सब्सिडी है, उसमें भी खाद मतलब जो उर्वरक जो खेतों में डालते हैं, हाँ, यूरिया वगैरह, उसके लिए भी सब्सिडी में कटौती की गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट कोई ख़ास ऐसा बढ़ा नहीं है बिल्कुल ही। तो जो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो कमज़ोर हुई है उसको मजबूती देने के लिए इन सबको मैं बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ। दूसरा जो जिस दृष्टि से मैं देखना चाहता हूँ बजट को, वो है कि जो सामाजिक क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये पोषण है, इन सब के लिए जो बजट बढ़ना चाहिए था, उसमें शिक्षा के लिए तो ज़रूर थोड़ा बजट इस बार बढ़ा है, पिछले बार तो नहीं बढ़ा था, इस बार बढ़ा है। लेकिन बाकी स्वास्थ्य के लिए बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई। 1-2 हज़ार करोड़ की बढ़ोतरी को बढ़ोतरी नहीं बोलते हैं। और दूसरे जो योजनाएं हैं इससे संबंधित, इनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो स्वास्थ्य हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के खड़ा हुआ है। उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सब कुछ करना है, तो उसका बजट हमें बढ़ाने की उम्मीद हो रही थी, लोगों को कर रहे थे। तो एक डिमांड ये भी रोज़गार की दृष्टि से, जो मैं उस टाइम पे एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि रोज़गार की दृष्टि से एक सुझाव लोगों का ये भी रहा है कि शहरों में भी नरेगा जैसा कोई कार्यक्रम चलाया जाए, तो उस पर भी सरकार ने कोई बात नहीं की इस बजट में। तो ये हुआ। फिर तीसरा चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो कमज़ोर तबके हैं समाज के, जैसे दलित हुए, आदिवासी हुए, माइनॉरिटीज़ हुए, घुमंतु जातियाँ हुई, इनके लिए जो योजनाएं हैं, इनके लिए जो स्कीम है, जो सरकार एक आंकड़े देती है कि जो अम्ब्रेला स्कीम जो हैं कमज़ोर जातियों के लिए, जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, उनका, तो उसमें देखें एसटी के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, हाँ, मुस्लिम्स और दूसरे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। और जो एससी के लिए जो बढ़ोतरी हुई है 2000 करोड़ रुपए की, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कीम में हुई है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, बाकियों में नहीं हुई है। तो असल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एक्चुअली कम हुआ है दलित के लिए। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 750 करोड़ था पिछली बार, अब 500 करोड़ रखा गया इस बार, तो 250 करोड़, मतलब 1/3 कम हो गया बजट। तो इस तरह से ये जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी जेंडर बजट का जो 5% से नीचे जेंडर बजट, मतलब महिलाओं के लिए जो टोटल बजट में से अगर महिलाओं के लिए बजट कितना है, उसके लिए सरकार एक स्टेटमेंट देती है अपने बजट के साथ ही, उसको बोलते हैं जेंडर बजट स्टेटमेंट। उसका अगर देखें तो पहले वो 5% से ऊपर रहता था, एक बार 6% के आसपास भी गया था, लेकिन इससे ऊपर कभी नहीं गया। अब 2 साल से वो 5% से नीचे रह रहा है, 4.5 के आसपास रह रहा है। तो ये सब थोड़ी चिंताजनक विषय है। समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो बजट बनना चाहिए वो और कम हुआ है। जी 0.1% की कमी ही आई है उसमें। तो वो पहले से भी तो कम था ना, तो उसमें थोड़ी भी कमी आना चिंताजनक ही कहा जाएगा। जी। तो ये 3 दृष्टि से अगर देखें, रोज़गार की दृष्टि से, सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से, मतलब जो सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह की दृष्टि से, और जो कमज़ोर तबके हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल करके, उनकी दृष्टि से भी, तो ये बजट बहुत ही मतलब एक तरह से निराशाजनक है। और उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय में, और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है जब ये कोरोना का संकट चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।